नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें दोस्तों हम सभी ने बिल्कुल तकरीबन 13 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 14वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार तरीके से चर्चा करने वाले हैं कारक और उनके प्रयोग के बारे में। यानी कि दोस्तों कारक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल तरीके से समझेंगे और इनके प्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं इनके बारे में भी बिल्कुल डिटेल तरीके से समझेंगे। क्योंकि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि यहाँ कारक के सेक्शन से आपके यूपी टेट एग्जाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए, आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर वर्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर कारक की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं। बात करें दोस्तों कारक के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो शब्द कर्ता कर्म और क्रिया में संबंध को जोड़ते हैं उन्हें ही हम कारक कहते हैं। ये बहुत छोटी और बहुत सटीक परिभाषा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, तो आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं अपने नोट्स में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपसे कारक की कभी न कभी परिभाषा पूछ लेगा तो अगर आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें तो आपके उत्तर जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें आपकी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे राम ने रावण को मारा, अब इसमें क्या आपको समझना है, इसमें देख सकते हैं कि इसमें राम जो है वो कर्ता है, रावण जो है वो कर्म है और मारा जो है वो क्रिया है। तथा इसमें आप देख सकते हैं कि ने और को जो शब्द है यही आपका कारक है, जो कर्ता कर्म और क्रिया में संबंध जोड़ते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि कारक क्या होता है। यानी कि दोस्तों आप देख रहे हैं ना कि कर्ता कर्म और क्रिया में जहाँ भी संबंध जोड़ते हैं जो शब्द, उन्हीं को हम कारक कहते हैं। अब दोस्तों कभी कभी क्या हर बार ही लगभग आपसे पूछ लिया जाता है कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो कारक के दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि मुख्य रूप से 6 और कुल 8 भेद होते हैं। अगर आपसे मुख्य की बात करेगा क्वेश्चन पेपर में तो आपको मुख्य 6 बताना है, लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं तो आपको उत्तर में 8 सही करना है। नंबर 1 पर आपका आ जाता है कर्ता कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है ने। दूसरे पर आपका आ जाता है कर्म कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है को। और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है करण कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। और नंबर 4 पर आपका आ जाता है संप्रदान, यानी कि के लिए या फिर को लिए। तो जहां पर के लिए या फिर को लिए आपको देखने को मिल जाए कारक चिन्ह, वहां पर आपको सीधे आंख बंद करके संप्रदान कारक पर उत्तर टिक करना है, आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर यानी कि नंबर 5 पर आपका जाता है अपादान कारक, यानी कि से अलग होने की स्थिति में जहां पर भी बात करेगा वहां पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। संबंध कारक की बात करें नंबर 6 पर, तो काके की ना नेनी, ये सभी जो आपके शब्द है ये संबंध कारक के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। यानी कि संबंध कारक के जो कारक चिन्ह होते हैं वो काके की ना नेनी होते हैं। अधिकरण कारक की बात करें नंबर 7 पर, तो मे पे पर, और जबकि संबोधन की बात करें नंबर 8 पर तो हे भो अरे आपका कारक चिन्ह हो जाता है। अब दोस्तों यहीं पर मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि मुख्य मैंने आपको बताया कि 6 होते हैं जबकि कुल आपके 8 होते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट करके आपको एक की पॉइंट देने की कोशिश की हुई है कि जो संबंध कारक है ये आपका संप्रदान कारक से निकला है, और जो संबोधन कारक है ये आपका कर्ता कारक से निकला हुआ है। इसलिए हम संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक का जो मुख्य भेद है उसमें नहीं गिनते हैं। यानी कि इस तरीके से हम कारक के कुल 6 भेद ही मानते हैं, यानी कि मुख्य जो है वो 6 भेद ही मानते हैं। जबकि अगर हम संबंध कारक और आपका संबोधन कारक को जोड़ लेंगे तो आपका जो है कुल 8 कारक हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी कि नंबर 1 पर आपका जो मैंने बताया कि कर्ता कारक होता है और उसका प्रयोग जो होता है वो ने के रूप में होता है, यानी कि कारक चिन्ह इसका ने होता है। तो इसी को हम पहले डिटेल से समझेंगे, उसके बाद आगे एक एक करके हम सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। बात करें दोस्तों कर्ता कारक के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहाँ हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से ने चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग माना जाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्ता के बाद तुरंत जो है वो ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर कर्ता कारक इस वाक्य में हो जाएगा। पिताजी ने अपनी भूमिका निभाई, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ता आपका पिताजी होगा, जबकि पिताजी के बाद देख रहे हैं कि तुरंत प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से आपको ने कारक चिन्ह देखने को मिल गया, जिस वजह से यहाँ पर कर्ता कारक का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगले नंबर पर आपका आ जाता है कर्म कारक, यानी कि कर्म कारक का प्रयोग कैसे होता है इसको भी आपको समझ करके चलना। यानी कि दोस्तों अगर हम कर्म कारक की बात करें तो कर्म कारक का चिन्ह होता है को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अर्थात जहां हिंदी वाक्य में कर्म के बाद प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से आपको को चिन्ह देखने को मिल जाए वहीं पर आपका कर्म कारक का प्रयोग माना जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहले तो मैंने आपको कर्ता में बताया कि कर्ता कारक में कि कर्ता के बाद ने चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन कर्म कारक में आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर
कर्म के बाद आपको प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से को चिन्ह देखने को मिल जाएगा। जैसे राम ने रावण को मारा, मैं आम खाता हूँ, मैं आम को खाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि को कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे भी आपको एग्जाम्पल याद करके रखने हैं, क्योंकि ऐसे ही आपको एग्जाम्पल आपके यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें अपवाद के रूप में देखी जाती हैं इस कारक में, वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बताया हुआ है क्लास के स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको हिंदी को पूरी डिटेल तरीके से बताऊंगा, यानी कि इतने विस्तार तरीके से बताऊंगा कि अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके हिंदी के सेक्शन में एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। हो सकता है कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो जाए, फिर भी आप 28 प्लस ही नंबर पाने वाले हैं अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से सारी क्लासेस को बिल्कुल देख लेते हैं। अब दोस्तों अपवाद में आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, यदि हिंदी वाक्य में निम्नलिखित शब्दों में से किसी शब्दों का प्रयोग होगा तो उस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग माना जाएगा। से वो कौन से शब्द है ये चीजें आपको समझ करके चलनी है। जैसे आपका दूध हो गया यानी कि दूहना, पच यानी कि पचाना, दंड यानी कि दंडित करना, ची मतलब चुराना, ब्रू मतलब बोलना, ये सभी जहां भी आपको शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग होगा यदि किसी वाक्य में, यानी कि कोई मान लीजिए वाक्य है, जैसे आप यहाँ एक वाक्य को समझिए तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे माँ रसोई में खाना पकाती है, ये आपका वाक्य होगा और इसमें आप देख रहे हैं ना कि शब्द जो है कि खाना पकाना, खाना पकाने की बात की जा रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि पकाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका कर्म कारक हो जाएगा। ऐसी चीजें आपको याद करके रखनी है, तभी आपके जो उत्तर है वो बिल्कुल सही हो पाएंगे। अब दोस्तों नंबर 3 पर आपका आ जाता है करण कारक, यानी कि करण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो कहीं कहीं आपको से देखने को मिलता है और कहीं कहीं के द्वारा मिलता है। यानी कि दोस्तों कहीं कहीं से मतलब है कि आपको किसी किसी वाक्य में से देखने को मिल जाएगा या फिर के द्वारा देखने को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग करण कारक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। करण कारक के बारे में अगर हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहां पर से चिन्ह का प्रयोग हो या फिर के द्वारा अर्थ में हो तो वहां पर करण कारक का प्रयोग माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल बता ही दिया। जैसे वह कलम से लिखता है, यानी कि कलम के द्वारा लिखता है। वह साइकिल से पढ़ने जाता है, वह साइकिल के द्वारा पढ़ने जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि से और के द्वारा दोनों आपको एग्जाम्पल में देखने को मिल गया, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका करण कारक का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है। अब दोस्तों इसमें भी आपका एक अपवाद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अपवाद क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 पर आपका जाता है कि जहां हिंदी वाक्य में 7 शब्द का प्रयोग हो वहां पर करण कारक का प्रयोग होता है, यानी कि जिस आपके वाक्य में 7 शब्द देखने को मिल जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 शब्द देखने को अगर मिल जाता है तो वहां पर आपका करण कारक का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूं, अगर यहाँ पर देख रहे हैं ना कि साथ बाजार जाता हूं, ये शब्द देखने को मिलेगा तो आपका जो है वो वहां पर उस वाक्य में करण कारक हो जाएगा। नंबर 2 पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जहां हिंदी वाक्य में अंग भंग दिखाया जाए वहां पर आपका करण कारक का भी प्रयोग माना जाता है। जैसे भिखारी पैरों से लंगड़ा है, यहाँ भी आपका करण कारक हो जाएगा। इसमें आपको चीजें क्या याद रखनी है, एक तो आपको साथ याद करके रखना है और दूसरा आपका अंग भंग, किसी वाक्य में अगर अंग भंग दिखाया जाए, ये सब ट्रिक है और बहुत ही अच्छा की पॉइंट है। इसे आप अगर नोट डाउन करके नहीं रखेंगे और रिवीजन करके नहीं जाएंगे एग्जाम के टाइम में तो आपके जो उत्तर हैं वो 100% चांसेस बन जाएंगे कि आपके उत्तर गलत हो जाएंगे। तो जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, जो आपको की पॉइंट दे रहा हूँ, ये सब आप बिल्कुल लिख करके रखिए, तभी आपके जो है उत्तर वो सही होने वाले। वह कान से भरा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि चीजें अंग भंग होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर भी आपका करण कारक हो जाएगा। नंबर 3 पर आपका जाता है जहां पर घड़ी द्वारा समय पूछा जाए वहां पर करण कारक का प्रयोग माना जाता है। जैसे आपकी घड़ी में कितने बजे हुए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समय पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर जहां पर भी आपको समय पूछने वाला वाक्य देखने को मिल जाए वहां पर भी आपको सीधे आंख बंद करके करण कारक पर उत्तर सही करना, आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगले नंबर पर आपका जाता है संप्रदान कारक का प्रयोग, यानी कि के और को लिए, जहां पर भी आपको देखने को मिल जाए वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। यानी कि जहां हिंदी वाक्य में के को चिन्ह का प्रयोग लिए के अर्थ में हो वहां पर संप्रदान का प्रयोग माना जाता है। यानी कि लिए के अर्थ में अगर जहां भी आपको हिंदी वाक्य में देखने को मिल जाए वहीं पर आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे छात्र अधिकारी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, वह पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना कि लिए के अर्थ में चीज़ें प्रयोग हो रही हैं। मेरे पिताजी टहलने गए, तो ये सभी जो है आपका वो संप्रदान कारक का जो है एग्जाम्पल माना जाएगा। ऐसे आप बिल्कुल संप्रदान कारक के एग्जाम्पल को याद करके रखेंगे तो आपके उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब दोस्तों इसमें भी आपका कुछ अपवाद देखने को मिल जाता है, तो ये सारे अपवाद मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये सभी अपवाद आप याद करके नहीं रखेंगे तो यहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, क्योंकि यहीं से फंसाने वाले तो क्वेश्चन
बनते हैं और एग्जामिनर ये चाहता है कि आप फंस जाओ और आपके 1 से 2 क्वेश्चन बस गलत हो जाएं और आप यूपीटेट एग्जाम फेल हो जाओ। तो यहाँ पर आपको अपवाद में ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद करके रखनी है। अब अगर हम लोग संप्रदान कारक के अपवाद नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहाँ किसी वाक्य में नमस्कार शब्द आ जाए वहाँ पर आपका संप्रदान कारक का प्रयोग माना जाता है। जैसे गुरु जी को नमस्कार है या पिताजी को नमस्कार है, तो ये शब्द जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए, यानी कि नमस्कार शब्द जहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पर आपको सीधे सीधे आंख बंद करके संप्रदान कारक पर उत्तर सही करना, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 2 पर आपका आ जाता है कि जहाँ कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दे दी जाए वहाँ पर भी आपका संप्रदान कारक का प्रयोग माना जाता है। जैसे राजा ब्राह्मण को दान देता है, यानी कि दोस्तों देख रहे हैं कि चीज़ें यहाँ पर सदा के लिए दी जा रही हैं, यानी कि राजा ब्राह्मण को जो दान दिया है अब वो दान वापस नहीं लेगा। अगर वापस ले लेगा तो वो संप्रदान कारक का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। और अगर राजा ब्राह्मण को जो दान देता है वो नहीं लेता है, यानी कि सदा के लिए दे देता है, तो वो आपका संप्रदान कारक का प्रयोग माना जाएगा। इसे आप कैसे डिसाइड करेंगे, इसे आप जो है एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल डिसाइड कर ले जाएंगे। अगले नंबर यानी कि नंबर 3 पर आपका आ जाता है जहां पर कोई वस्तु देवताओं को समर्पित की जाए वहां पर भी संप्रदान कारक का प्रयोग माना जाता है। जैसे यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, ठीक ना। तो यहां पर जो देवताओं के लिए समर्पित चीजें होती हैं वो सभी भी संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसे आप एग्जाम्पल 1-2 याद करके बस रखेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम में सारी चीजें बिल्कुल याद आ जाएंगी और आपके उत्तर भी जो है वो सही हो जाएंगे। अब दोस्तों अगले नंबर पर आपका जाता है अपादान कारक का प्रयोग, यानी कि से अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो चीजें आपकी और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे जहां पर से चिन्ह का प्रयोग अलगाव के अर्थ में हो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। जैसे बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बहुत ही दिनों से आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। यानी कि दोस्तों आप देख रहे हैं ना कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल अलग हो रहे हैं। गंगा जो है हिमालय से निकलती है, हिमालय से वो निकल जाती हैं। तो जहां पर भी बिल्कुल अलगाव आपको देखने को मिल जाए वहां पर आपको अपादान कारक बिल्कुल आंख बंद करके ऑप्शन में सही करना है, उत्तर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब दोस्तों इसका भी एक अपवाद है, ये भी आपको बहुत ही याद करके रखना है क्योंकि यहीं से आपके जो अपादान कारक से प्रश्न है वो बनने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके जो अपवाद हैं वहाँ से बहुत से कम बच्चे होते हैं जो जानते हैं, तो वहीं से प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए। लेकिन अब आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे क्योंकि आप विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आए हैं जहाँ पर आपको हिंदी बहुत ही डिटेल तरीके से बताई जा रही है। तो दोस्तों अगर हम लोग अपवाद की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहां पर 2 व्यक्तियों अथवा 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है वहां पर भी अपादान कारक का प्रयोग माना जाता है। जैसे राम सीता से अधिक सुंदर हैं, यानी कि दोस्तों यहां पर देख रहे हैं ना कहीं कहीं राम और सीता के बीच में तुलना की जा रही है, तो यहां भी आपका जो है वो अपादान कारक हो जाता है। गीता सीता से बड़ी है, यहां पर गीता और सीता की तुलना की जा रही है, तो यहां भी आपका जो है अपादान कारक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, नोट डाउन करके चलिए, लिखते हुए चलिए, चीजें आपको यकीन मानिए बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों अगले नंबर पर आपका आ जाता है संबंध कारक का प्रयोग, यानी कि का के की ना नेनी रा रे री, ये शब्द जहां भी जिस वाक्य में आपको देखने को मिल जाएगा तो वहां पर आपका संबंध कारक का प्रयोग माना जाएगा। जैसे जहां हिंदी वाक्य में इन चिन्हों का प्रयोग कर्ता के संबंध बताने के लिए वहां पर संबंध कारक का प्रयोग माना जाता है। जैसे राम की माता का नाम कौशल्या था, आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर का की के ना नेनी और रा री शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर इस जो वाक्य में आपका संबंध कारक का प्रयोग माना जाएगा। अब इसका भी एक अपवाद है, ये भी आपको याद करके रखना है कि जहां पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए न दी जाए वहां पर आपका संबंध कारक का प्रयोग माना जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई भी चीजें सदा के लिए दी जाती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है, लेकिन अगर सदा के लिए नहीं दी जा रही है तो वहां पर कौन सा कारक होगा, ये दोनों बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है। जैसे मैं धोबी को कपड़े देता हूं, दोस्तों मैं धोबी को कपड़े देता हूं तो धोने के लिए देता हूं, न कि उसको सदा के लिए दे देता हूं, बाद में मैं उससे कपड़े धुलने के बाद ले लूंगा, तो यहाँ पर आपका जो है वो संबंध कारक का बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाएगा। तो अगर आप एक ही ये एग्जाम्पल याद करके रखते हैं और आप एग्जाम के टाइम में रिवीजन कर ले जाते हैं तो संबंध कारक से जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो सभी के सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले नंबर पर आपका आ जाता है अधिकरण कारक का प्रयोग, यानी कि में पे पर या फिर ऊपर, जहां भी आपको ये प्रयोग दिखाई दे दे जिस वाक्य में वहां पर आपका अधिकरण कारक का प्रयोग माना जाएगा। जैसे जहां हिंदी वाक्य में इन चिन्हों का प्रयोग, इन चिन्हों के से संदर्भ में मतलब कि इन चिन्हों से मतलब कि यहाँ पर में पे पर या फिर ऊपर, तो जहां पर इन चिन्हों का प्रयोग हो वहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग माना जाएगा। जैसे सभी छात्र जो है वो कमरे में बैठे हैं,
मेरी पुस्तक मेज पर रख दो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि मे पे पर जहाँ पर भी यूज हो रहा है वो आपका अधिकरण कारक का जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अधिकरण कारक का भी एक अपवाद होता है, अब इसको भी आपको समझ करके चलना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब भी आपके प्रश्न बनेंगे तो ये अपवाद सेक्शन से ही बनने वाले हैं, इसीलिए मैं अपवाद सेक्शन को इतना ज़्यादा डिटेल से आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जहां हिंदी वाक्य में प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से तक शब्द आ जाए वहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग माना जाता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कर्मयोगी पुरुष जो होते हैं वो मरते दम तक हार नहीं मानते हैं, तक शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि राहुल गांधी कल प्रयागराज आ रहे हैं, कल यहाँ पर देख रहे हैं ना कि मैं आपसे परसों मिलूंगा, तो ये शब्द जहां भी आपको देखने को मिल जाए वहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगले नंबर पर हम लोग चर्चा करते हैं संबोधन कारक के प्रयोग को लेकर के, जो कि आपका लास्ट है आज के कारक का, यानी कि 8वें नंबर का जो कारक है संबोधन कारक का प्रयोग, ये आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना। वैसे तो ये नाम से भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है और ऑप्शन भी बोल देता है कि मैं संबोधन कारक का एग्जाम्पल हूँ, लेकिन आपको चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं तो डिटेल तरीके से बिल्कुल आपको पढ़ना हो सकता है कि आपको ये भी बिल्कुल एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज कर दे, तो कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए आपको इसको भी डिटेल तरीके से पढ़ना है। जैसे संबोधन कारक के प्रयोग की अगर हम लोग बात करें तो जहां जिस वाक्य में आपको हे भो, हे हो, भो, अरे, अभी ये शब्द देखने को मिल जाए तो वहां पर आपका संबोधन कारक होता है। जैसे जहां पर कर्ता को संबोधित करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग हो, इन चिन्हों से मतलब है कि ये सारे चिन्ह जो प्रयोग हो वहां पर आपका संबोधन कारक का प्रयोग माना जाता है। जैसे हे बालक तू क्या कर रहा है, अरे तू कहाँ गया, तो देख रहे हैं ना कि अरे, हे, भो, अरे, ये सभी शब्द जिस वाक्य में आपको देखने को मिल जाए वहां पर आपका संबोधन कारक का प्रयोग माना जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से कारक और उनके प्रयोग के बारे में बताने की कोशिश की, और इनके जितने अपवाद थे उनको भी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज़ देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।